हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम कर रहे हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 के लिए है। और आज हमारी जो कविता है उसका नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर, जिसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो हम सबसे पहले केदारनाथ अग्रवाल जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। देखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म बांदा जिले के कमासन गांव में सन 1911 को हुआ। वे बांदा में वकालत करते थे और प्रगतिवादी वर्ग के सशक्त कवि रहे हैं। उनकी उद्बोधनात्मक कविताओं में मानव और प्रकृति के सौंदर्य का भी सच्चा चित्र मिलता है। उन्होंने प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन से जुड़कर अपनी काव्य यात्रा को विकसित किया। हंस तथा नया साहित्य जैसी पत्रिकाओं में उनकी रचनाओं को काफी प्रशंसा मिली। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, देश की कविताएं, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, प्यार प्यार की थापे, कहीं केदार, खरी खरी, बोल बोल अबोल। ठीक है, निबंध संग्रह देखिएगा। समय समय पर विचार बोध, विवेक विवेचन, यात्रा स्मरण, बस्ती खिले गुलाबों की, उपन्यास कौन से हैं, पहिया, बैल बाजी मार ले गई आदि। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ जिसका नाम है चंद्रगहना से लौटती बेर। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीयकरण किया है। जो ये कविता है हमारी, इसमें कवि ने क्या किया है? प्राकृतिक सौंदर्य का मानवीयकरण किया है। तो एक बार क्या होता है, वे चंद्रगहना नामक गांव घूमने गए थे और जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक खेत दिखाई दिया। अभी जिस ट्रेन से उनको वापस आना था उस ट्रेन के आने में अभी टाइम था, समय था। इसी कारण वो खेत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए एक खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं। मेड़ क्या होता है? मेड़ जो दो खेतों के बीच में मिट्टी का बना हुआ रास्ता होता है उसे मेड़ कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कविता में क्या है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूं दृश्य अब मैं। कवि कहते हैं कि मैं चंद्रगहना नामक गांव देखकर आया हूं। अब मैं क्या देख रहा हूं? अब मैं खेत की मेड़ पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का लुफ्त उठा रहा हूं, लाभ उठा रहा हूं। मेड़ मैंने आपको बता दिया, मेड़ क्या होता है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, एक बीते के बराबर मतलब 1 फुट के बराबर। ठीक है, यह ठिगना, ठिगना मतलब छोटा चना। यह जो हरा चना है, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। जो चने के, यहाँ पर कवि ने चने के पौधे का मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को मानव के रूप में प्रस्तुत करना। किसी वस्तु को मानव के रूप में प्रस्तुत करना ही मानवीयकरण होता है। ठीक है, और यहाँ पर चने के पौधे का कवि ने क्या किया है? मानवीयकरण किया है। कैसे मानवीयकरण किया है तो जानते हैं। जो चने के पौधे में जो गुलाबी रंग के फूल आए हुए हैं, वो फूल कैसे लग रहे हैं? मानो कि उस चने के पौधे ने क्या किया हुआ है? अपने सिर पर दूल्हे की पगड़ी पहनकर और सज धज कर वो शादी के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कवि ने ठिगने चने का मतलब हरे चने का मानवीयकरण किया है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे पद्यांश की तरफ। देखिएगा, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दू हृदय का दान उसको। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों में कवि केदारनाथ जी ने क्या किया है? अलसी के पौधे का मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण मैंने आपको समझा दिया है। अलसी का पौधा बहुत ही पतला होता है। जैसे ही हवा चलती है तो क्या होता है? वो हिलने डुलने लग जाता है। वो झुककर जमीन को छू लेता है। ठीक है, और फिर से खड़ा हो, जैसे ही हवा बंद होती है तो वो फिर से खड़ा हो जाता है। तो उस पर जो अलसी का, इसीलिए कवि ने उसे यहाँ देह की पतली और कमर की लचीली कहा है। ठीक है, इसीलिए कवि ने अलसी के पौधे को क्या कहा है? देह की पतली और कमर की लचीली यहाँ पर कहा है। उन्होंने चने के पौधे के पास में उगे हुए अलसी के पौधे को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। जो चने के बीच में जो अलसी उगी हुई है उसको कवि ने क्या किया है? उसको कवि ने नायिका के रूप में इन पंक्तियों में प्रस्तुत किया है। ठीक है, उसके अनुसार यह नायिका बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही हठीली है। ठीक है, इसीलिए हठपूर्वक उसने चने के पौधे के मध्य अपना स्थान बना लिया है, चने के साथ में उग गई है। इन पौधों में जो नीले रंग के फूल खिले हुए हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी नायिका अपने हाथ में फूल लिए नीले फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए यह दू हृदय का दान उनको। मानो नायिका अपने हाथ में फूल पकड़कर अपने प्रेम का इजहार कर रही हो। जो उसके इस प्रेम को स्वीकार करेगा वो उस पर अपना प्रेम लुटाने के लिए तैयार खड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा पद्यांश देखिएगा।
और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, यहाँ पर कवि ने सरसों के जो पौधे हैं उनका मानवीकरण करते हुए कहा है कि जो खेतों में चने और अलसी के पौधे का सौंदर्य का जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बीच में क्या है, उनके बीच में सरसों जो सरसों है वो उगी हुई है। जो सरसों उगी हुई है वो बहुत ही निराली लगती है। सरसों के पौधे जो हैं वो पूरी तरह से बढ़ गए हैं और उनमें पीले पीले रंग के फूल आ चुके हैं। ये जो पीले पुष्प जब इन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ये कैसे लगते हैं, मानो किसी दुल्हन ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई हो। ठीक है, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। सरसों की फसल जो पक चुकी है, इसीलिए कवि कहते हैं कि कन्या शादी के लायक हो चुकी है और अपने जो हाथ हैं वो पीले करके इस खेत रूपी ब्याह मंडप पधारी है। जो ये सरसों है वो अपने हाथ पीले करके कहाँ पधारी है, इस खेत रूपी ब्याह के मंडप में पधारी है। ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग के गीत गा रहा हूँ। जो होली के समय फाग के गीत गाए जाते हैं, यहाँ पर उसी का वर्णन किया गया है कि फागुन का जो महीना है वो फाग के गीत गा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इन पंक्तियों में कवि ने गांव के प्राकृतिक सुंदरता एवं शहर की तुलना की है। इसमें क्या किया है, इसमें कवि ने जो गांव की प्राकृतिक सुंदरता है और जो शहर की तुलना यहाँ पर की गई है। उनके अनुसार शहर में रह रहे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता कि वो इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठा पाए। निरंतर जो लगातार जो निर्माण कार्य होता रहता है, जो जैसे कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही है, कहीं पर सड़क बन रही है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ जैसे कंक्रीट जो घर बनाने के लिए जो प्रयोग होते हैं, सीमेंट वगैरह, कंक्रीट, पत्थर, इमारतें ही दिखाई देती हैं शहर में। इसीलिए उनके मन का जो प्रेम भाव है वो बाहर नहीं आ पाता। यहाँ पर जो शहर का जीवन है उसका वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो उनके मन में जो प्रेम भाव है वो बाहर नहीं आ पाता और शहरी लोग स्वार्थी हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर कवि को गांव के प्राकृतिक वातावरण में अनुपम शांति मिल रही है, बहुत अधिक शांति उनको वहां पर मिल रही है। कवि क्या कहते हैं कि चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बावजूद देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा इस विजन में। चारों तरफ सुनसान स्थान होने के बाद भी खेतों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बहुत ही मन भावन लग रहा है, बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई स्वयंवर चल रहा हो। कैसा लग रहा है, मानो कोई स्वयंवर चल रहा हूं। इन पंक्तियों में कवि ने क्या किया है, कवि ने जो खेत को एक मंडप के रूप में प्रस्तुत किया है, मंडप के रूप में यहाँ पर खेत का वर्णन किया है कि ऐसा लग रहा है मानो कोई स्वयंवर चल रहा हो। सभी सज धज कर खड़े हैं, मंडप भी सजा हुआ है। कन्याएं सजकर अपने हाथ में फूलों की माला लेकर दूल्हे का चुनाव कर रही हैं। यहाँ लड़की से सरसों एवं अलसी के पौधे को संबोधित किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, जो अलसी का पौधा है, जो सरसों का पौधा है, उसका मानवीयकरण किया गया है। ठीक है, और उसको पौधों को संबोधित किया गया है कि जबकि दूल्हे से जो दूल्हा है वो कौन है, वो चने का पौधा है। ठीक है, ऐसा दृश्य देखकर कवि के अंदर भी प्रेम भावना जागने लगती है। जो ये ऐसा दृश्य है, जो मंडप जैसा दृश्य यहाँ पर बना हुआ है, प्रकृति का जो मानवीयकरण यहाँ पे कवि ने किया है, उसमें मतलब कवि के हृदय में क्या होता है, कवि के हृदय में भी प्रेम भावना जागने लगती है। ठीक है, इसीलिए कवि ने कहा है कि व्यापारिक नगर से दूर प्रेम की है प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है। मतलब जो ये व्यापारिक नगर मतलब शहर की, यहाँ पे शहर के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है कि शहर से दूर, इस व्यापारिक नगर से दूर जो गांव है, जो खेतों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो प्रिय भूमि अधिक उपजाऊ है, मतलब अधिक सुंदर लग रही है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे चलते हैं, अगले पद्यांश में हम चलते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर उठ रही उसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास भूरी ले रही वो भी लहरियां, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता
चकमकाता, ठीक है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। यहाँ पे क्या कवि ने किसका वर्णन किया है? यहाँ पर कवि ने तालाब एवं उसमें पड़ने वाली जो सूर्य की रोशनी है उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। वे मेड़ पर जहाँ बैठे हुए हैं वहां पर क्या है? वहां पर उसकी दूसरी ओर एक तालाब है, ठीक है। तालाब के जल में जब हवा चलती है तो लहरें उठती हैं। उसके साथ ही एक बगल में उगी जो भूरी भूरी घास है वो ऐसे हिल रही है मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हों। कैसे? माने पतंग, जो पतंग होती है ना, पतंगे वो जैसे उड़ रही हूँ। और पैरों के तले मतलब जो यहाँ पर क्या कहा गया, मेड़ पर जहां पर कवि बैठे हुए हैं वहां के दूसरी ओर क्या है? एक पोखर है। पोखर मतलब एक तालाब है, उठ रही जिसमें लहरियां, जिसमें हवा के चलने से पानी में लहर उठ रही हैं। नीर तल में जो उगी है घास भूरी, और उस तालाब के पास में जो घास उगी हुई है वो उस हवा में कैसे लग रही है? मानो कैसे लग रही है? मानो बगल में उगी हुई जो भूरी भूरी घास है वो हिलने लगती है, मानो आकाश में पतंगे उड़ रही हूँ। वो कैसी लग रही है? मानो कि आकाश में पतंगे उड़ रही हूँ। जब तालाब के जल में सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ले रही वो भी लहरियां एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को चकमकाता। मतलब जब तालाब में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसके प्रतिबिंब के कारण, प्रतिबिंब क्या होता है? रिफ्लेक्शन। जब सूर्य एकदम से वहां पर पानी में चमकता है तो वो क्या होता है? उसका प्रतिबिंब होता है सूर्य का। जल में एक चांदी के खंबे की तरह दिखाई देता है, चांदी के खंबे की तरह। जैसे वो जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है, तालाब के पानी पर पड़ती है तो वो कैसा लगता है? चांदी के खंबे के जैसा लगता है, जो कवि की आंखों में निरंतर चमक रहा है। चकमका रहा है मतलब उसको, मतलब आंखों को मतलब चुंधिया रहा है, ठीक है। आंखों में निरंतर चमक रहा है और लेखक को उसकी ओर देखने में मुश्किल हो रही है, ठीक है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। दूसरी तरफ क्या है? जो तालाब के जो किनारे हैं, दूसरी तरफ तालाब के किनारे जो कई सारे पत्थर पड़े हुए हैं, जब तालाब में लहरें उठती हैं तो क्या होता है? जल उन पत्थरों को भिगो रहा है, और ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पत्थर चुपचाप पानी पीते जा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो उनकी प्यास अब भी नहीं बुझी है और पता नहीं कब उनकी प्यास बुझेगी। इस तरह कवि ने अपनी इन पंक्तियों में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीयकरण यहाँ पर किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चुपचाप खड़ा बगुला डुबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? कवि देखते हैं कि तालाब के किनारे जल में कुछ बगुले ऐसे खड़े हैं मानो कि वो पैर डुबोए क्या ऐसे खड़े हैं मानो कि वो सो रहे हैं। चुपचाप खड़ा बगुला डबोए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। उस तालाब के किनारे पर बगुले कैसे खड़े हैं? बगुले अपने पैर को डुबोए हुए जैसे कि सो रहे हैं, और जैसे ही मछली को, मीन मतलब मछली को, जैसे ही किसी चंचल मछली को देखते हैं तो अपनी ध्यान निंद्रा को त्याग देता है। मतलब उस निंद्रा को त्याग देता है, उस नींद को त्याग देता है जो ऐसे लग रही थी ना जी कि सो रही हूं, जल में अपना पैर डुबोए सो रहे हो, तो उस निंद्रा को तुरंत त्याग देता है और क्या करता है? चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। मतलब चट से क्या करता है? अपनी चोंच पानी में लेके जाता है और मछली को एकदम से झट से पकड़ लेता है, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है? मछली को झट से पकड़कर निगल जाता है, गले में डालता है, नीचे गले को डालता है, मतलब नीचे गले में मछली को डाल लेता है, मतलब निगल जाता है, ठीक है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है। एक काले माथ वाली मतलब काले सिर वाली एक चतुर चिड़िया है, वो क्या करती है? आपने कभी देखा होगा कोई मतलब तालाब है उसके ऊपर वो चिड़िया जो सफेद पंखों वाली होती है, काले सिर वाली जो चिड़िया होती है वो क्या करती है? वो ऐसे उड़ती रहती है, मतलब एक जगह खड़ी होकर वो उड़ती रहती है और वो पानी में मछली को देखती रहती है, उस पर अपना निशाना बनाती रहती है, ठीक है। और क्या कहते हैं कवि?
जो तरफ जल के ऊपर एक काले रंग के सिर वाली जो चिड़िया है वो उड़कर चक्कर लगाते हुए तालाब के जल में नजर रख रही है। जैसे कि उसे जल के अंदर मछली नजर आती है, वह बिजली की तेजी के समान सफेद पंखों के सहारे जल को चीरते हुए गोता लगाकर अंदर चली जाती है और उस मछली पर टूट पड़ती है। उस चमकती हुई मछली को वह काले माथे वाली चिड़िया अपनी पीली चोंच में दबाकर ऊपर आकाश में दूर उड़ जाती है। ठीक है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर एक उजली चतुर मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। इसमें यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, जो काले सिर वाली जो चतुर चिड़िया है वो क्या करती है, वो मतलब तालाब के जल में ऊपर तैरती रहती है। तालाब के जल के ऊपर वो मतलब तैरती नहीं, वो उड़ती रहती है और जैसे ही उसको मछली उस तालाब के जल में दिखती है तो वो तुरंत तालाब के जल को चीरते हुए अपने सफेद पंखों से उस मछली को पकड़कर अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर आकाश में उड़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा। ओ यही से भूमि ऊंची है, यहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि जहां पर बैठे हुए हैं, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का जहां बैठकर वो लाभ उठा रहे हैं, वहीं से कुछ दूर जाकर जो ऊंची भूमि बनी हुई है उसके पार जिसके पार देखा नहीं जा सकता, उस ऊंची भूमि के दूसरी तरफ क्या है, रेल की पटरी बिछी हुई है, वहीं पर रेलवे स्टेशन बना हुआ है। ठीक है, जहां से कभी वापस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाले हैं, परंतु अभी ट्रेन के आने में बहुत समय है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मतलब अभी ट्रेन के आने में समय बाकी है। इसलिए लेखक पूरी स्वतंत्रता के साथ, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, इसलिए लेखक यहाँ पर पूरी स्वतंत्रता के साथ खेतों के मध्य बैठकर सभी जगह ताक ताक कर प्राकृतिक सौंदर्य का मजा ले रहे हैं। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है, ये सब उन्हें बहुत ही लुभावना लग रहा है, क्योंकि शहर में उन्हें रोज रोज ऐसे सौंदर्य देखने का मौका नहीं मिलता। आगे देखिएगा। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रिवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि की नजर खेतों से उठकर कहाँ जाती है, दूर चली जाती है, तो वहां पे क्या दिखता है, चित्रकूट की जो असमान रूप से जो फैली हुई ऊंची नीची पहाड़ियां वो नजर आती है, जो ज्यादा ऊंची नहीं है लेकिन बहुत दूर तक फैली हुई है। इसीलिए कवि ने कहा है कि ये दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर, दूर दिशाओं तक जो ये पहाड़ियां फैली हुई हैं, कवि को ये पहाड़ियां उपजाऊ नहीं नजर आती। बांझ भूमि मतलब जो भूमि उपजाऊ ना हो उसको बांझ भूमि बोला जाता है, जिस पर कुछ भी ना उगे, नजर नहीं आ रही, क्योंकि उन पर रीवा नामक कांटेदार वृक्षों के अलावा और कोई हरियाली वहां पर दिखाई नहीं देती। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, मतलब जो रीवा के पेड़ होते हैं वो कांटेदार होते हैं, तो यहाँ पर वही बोला, कवि ने यहाँ पर यही बताया है कि क्योंकि उन पर रीवा नामक जो कांटेदार वृक्ष हैं, वृक्षों के अलावा वहां पर कोई हरियाली उन्हें दिखाई नहीं देती। ठीक है, आगे देखिएगा। अंतिम पैराग्राफ हमारा, अंतिम पद्यांश। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुगे का स्वर टै 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 सुन पड़ता है, वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टिरटो टिरटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपके चुपके। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, यहाँ पर अंतिम पंक्तियों में कवि ने वनस्थली में गूंजती तोते और जो सारस हैं उनकी मधुर आवाजों का वर्णन किया है, कि कवि को बीच बीच में क्या सुनाई देता है, तोते की टै टै की ध्वनि सुनाई देती है, जो इस शांत वातावरण में क्या है, वन के अंदर से आ रही होती है। इस मधुर ध्वनि को सुनकर कवि का मन आनंद से भर उठता है और उनका मन भी तोते की तरह मधुर ध्वनि में ताल मिलाना चाहता है। मतलब तोते की जो ध्वनि है टैंटा टैंटा की, वो कवि क्या कहते हैं उसके साथ ही उस ताल में ताल मिलाना चाहते हैं। ठीक है, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का स्वर टीटो टीटो। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, इसी बीच में कवि को सारस की जो जंगल में से जो जंगल को चीर कर जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो कभी घटती है और कभी बढ़ती है, कभी ऊंची आवाज में सुनाई देती है, कभी कम आवाज में सुनाई देती है, वास्तव में यह सारस के जोड़े के आपसी प्रेम का संगीत है। ये क्या है, जो सारस का जो जोड़ा होता है उसके आपसी प्रेम का ये संगीत है, जिसे सुनकर कवि यह कल्पना करता है कि वह भी अपने पंख फैलाकर
पर फैलाए सारस के संग जहां जुगल जोड़ी रहती, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुपे चुपे। मतलब यहाँ पर कवि क्या कल्पना करते हैं कि वह भी अपने पंख फैलाकर सारस के संग उड़कर हरे खेतों के बीच चला जाए और फिर चुपके से सारस के सच्चे प्रेम की कहानी सुने। और वो चुपके से क्यों सुनना चाहता है? ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो और वो उड़ ना जाए। ठीक है, तो आपको मेरी ये पढ़ाई हुई कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये पढ़ाई हुई कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।